everyone, welcome to eCareer Point NTSC channel. Today we will start NTSC exam 22 South Zone Tamil Nadu set paper discussion. So today we will discuss about the social science paper. Okay, question number 1. In NTSC paper, question number 161, the chronological order of four civilization of Mesopotamia. बेटा ये मेसोपोटामिया का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पे देखना है, चेक करना है कि कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है. तो बेटा हमने देखा है कि सबसे पहले कि सुमेरियंस, अजेरियंस, एक्केडियंस, बेबुलियंस ये सारी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, पर इनको पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है. तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सुमेरियंस आए थे, तो यहाँ पर ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये तो नहीं आएंगे. अब बचे हमारे ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, तो इनमें से क्या आएगा? तो सुमेरियंस के बाद जो सुमेरियंस थे उनको फॉलो किया था अकेडियंस ने. देन अकेडियंस के बाद बेबीलोनियंस आए थे एंड देन अजेरियन. तो प्रॉपर जो बोल सकते हैं हम यहाँ पर सीक्वेंस है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑप्शन 3 जो है वो राइट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इंस्क्रिप्शंस के बारे में है. इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं हम हिंदी में इसको शिलालेख, किसी भी एम्पायर या किसी भी पर्सन राजा के लिए जो अगर उसके नॉलेज को बताया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसके टाइम पीरियड की, तो यहां पर उस इंस्क्रिप्शंस को बताया गया. तो इंस्क्रिप्शंस ऑफ डैश नियर करूर मेंशन द चेरा किंग. बेटा साउथ के जो किंगडम्स हैं, चेरा किंगडम्स, पल्लवा, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, तो ये चेरा किंग्स जनरली कहां पे थे? तो चेरा किंग्स का जो चेरा किंग्स स्पेशली जो आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु है एंड सम पार्ट्स ऑफ द केरला, ये दोनों एरिया उसमें आते थे चेरा किंगडम के उसमें. तो यहां पर वो कौन सा पार्ट है? द इंस्क्रिप्शंस ऑफ नियर करूर मेंशन द चेरा किंग ऑफ 3 जनरेशन. तो बेटा यहां पर राइट आंसर है पुगालूर. ओके, ऑप्शन फर्स्ट पुगालूर इज राइट. नेक्स्ट, रोमन एम्परर वाज ए कंटेम्पररी ऑफ नंदी वर्मन सेकंड. अब देखो यहां हम साउथ की बात कर रहे हैं, रोमन एम्परर की बात कर रहे हैं और उसको कंटेम्पररी किसका बता रहे हैं? साउथ के नंदी वर्मन सेकंड. नंदी वर्मन सेकंड के साथ एक और किंग थे जिनका भी कंपेयर कर सकते हैं हम. नंदी वर्मन सेकंड ये पल्लवा किंग थे, पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है, पल्लवा किंग थे. और ये जो किंग थे, हाँ इनके साथ एक और मैं किंगडम एक और बता रही हूँ कि नागाभट्ट. नागाभट्ट जो थे ये प्रतिहार डायनेस्टी, नागाभट्ट फर्स्ट प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. तो बेटा ये जो रोमन एम्पायर थे किसके कंटेम्पररी थे? ये दोनों चार्ल मैग्ने के कंपेयर उनके कंटेम्पररी थे. तो यहां पर राइट ऑप्शन आएगा चार्ल मैग्ने. ओके, रोमन एम्पायर के थे और ये द किंग ऑफ फ्रैंक्स कहलाते हैं, चार्ल मैग्ने. ओके, सो राइट आंसर है चार्ल मैग्ने. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 द पेलोपोनेसियन वॉर. द पेलोपोनेसियन वॉर फाउट बिटवीन एंड, बहुत सिंपल सा है, मतलब दोनों का वॉर क्या किस किस के बीच में हुआ था? तो पेलोपोनेसियन वॉर जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है तो एथेंस से रिलेटेड है यहाँ पर, तो एथेंस तो होगा ही सही. ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले क्लू कि ग्रीक्स एंड पर्शियन ये नहीं है, ये भी नहीं होगा. ओके, स्पार्टा एंड एथेंस इनके रिलेटेड है. तो बेटा ये जो वॉर हुआ था ना इन दोनों के बीच में हुआ था, स्पार्टन्स एंड एथेनियंस के बीच में हुआ था, राइट. और ये 404 बीसी में हुआ था, 404 बीसी में. और जीता कौन था? स्पार्टियंस जीते थे. ठीक है, स्पार्टन्स जीते थे यहाँ पर. सो ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द किंग बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसमें आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, तो लुईस 16 इज द राइट आंसर। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपली उठाकर, लॉजिक वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, सिंपली पूछ लिया गया। तो लुईस 14, 15, 18 ये नहीं है, सीधा सीधा आंसर है, राइट आंसर है लुईस 16। ओके, चलिए नेक्स्ट मैचअप करना है। मैच द फॉलोइंग: प्रार्थना समाज, विडो मैरिज एसोसिएशन, डेक्कन एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। अब देखिए, प्रार्थना समाज रिफॉर्म्स में है, सारी चीजें सोशल रिफॉर्म्स की बात की गई है यहां पर। विडो रीमैरिज एसोसिएशंस बनाया गया है, ठीक है। ईयर्स को आपको अगर पर्टिकुलर ईयर ध्यान है तो याद हो सकता है। डेक्कन एजुकेशन एंड द पूना सार्वजनिक सभा। देखो, इसके जो फाउंडर, इसको प्रार्थना समाज की बात करते हैं। पहले हम प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। ये बॉम्बे में बनाया गया था, और ईयर जो है इसका वो आएगा 1867। कब बनाया गया था? 1867। तो पहला मैच यहां पर ये देखिए कि 1867 किस में आ रहा है, तो 1867 ए का फोर्थ, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में से देखते हैं अब हम क्या चेंज आएगा। इन दोनों में से दो ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शंस हैं। विडो रीमैरिज की बात की गई थी, एमजी रानाडे ने की थी, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और इन्होंने किया था 1861 में एक एसोसिएशन बनाया था। तो राइट यहां पर बी का थर्ड, बी का, तो बेटा ये अपने आप ही राइट हो गया, ठीक है। और सी, अगर हम डेक्कन एजुकेशन की बात करते थे कि डेक्कन एजुकेशन, इसकी हेड जो मेन ब्रांच है वो कहां पर है? पुणे में है, राइट। और इसका जो ईयर आएगा सी का फर्स्ट। और पूर्ण सार्वजनिक सभा, हाँ, तो पूर्ण सी डेक्कन एजुकेशन 1884 में हुआ था स्टैब्लिश, एंड पूर्ण सार्वजनिक सभा ये बाल गंगाधर तिलक, हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने बनाया, तिलक के द्वारा बनाया गया। तो इनके प्रमुख लीडर, मेन लीडर्स भी बता दिए मैंने आपको। और पूर्ण सार्वजनिक सभा, अगेन पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? 1870। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहां पर ये कंफ्यूजन है, लेकिन यहां पर जाते ही ये गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट है, ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुंबई इन द ईयर 1920। 1920 में एक न्यूज़पेपर बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने स्टार्ट किया था, और वो न्यूज़पेपर क्या है? इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो म्यूट हीरो, और यही न्यूज़पेपर है जो उन्होंने स्टार्ट किया था इन 1920 में मुंबई में, ठीक है। बॉम्बे उस टाइम बॉम्बे कहलाता था, तो बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था। अगर हम नव भारत की बात करते हैं, द पायनियर की बात करते हैं, या हिंदुस्तान टाइम्स की बात करते हैं, तो इसको हिंदुस्तान टाइम्स जो हैं वो सुंदर सिंह लालपुरी ने स्टार्ट, फाउंडर पर्सन जो थे सुंदर सिंह लालपुरी। तो बेटा आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। द पायनियर जो है जॉर्ज एलन। और नव भारत की बात करते हैं तो राम गोपाल माहेश्वरी इन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। ईयर भी अलग अलग हैं बेटा इनके। तो 1920 में मूक नायक स्टार्ट किया था बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा। सो राइट आंसर है यहां पर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम से, द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द थर्ड स्टेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और
ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिगार्डिंग है। तो डायरेक्ट टेक्स जो थर्ड स्टेट के द्वारा दिया जाता था वो कौन सा था टैक्स, तो टेली है। नॉट टिथिट, नॉट लीवर, लीवर तो करेंसी है। जजिया तो बेटा मिडेवल पीरियड में लिया गया टैक्स है, ठीक है, तो ये तो आना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, द रॉलेट एक्ट वॉज अदरवाइज कॉल्ड, अनदर नेम रॉलेट एक्ट का, लीगल एक्ट नहीं कहलाता है, सिटीजनशिप नहीं, क्राइम एक्ट भी नहीं है। रॉलेट एक्ट का अदर नेम ब्लैक एक्ट है। तो राइट आंसर है आपका ब्लैक एक्ट। फाइंड द ऑड वन। अब ये कुछ पर्सन्स के नाम दिए, इनको फाइंड आउट करना है कि इनमें से ऑड वन क्या है। तो कुछ में कॉमन है, तो हम देखते हैं फाइंड द ऑड वन, एम एन रॉय, ठीक है। अब एम एन रॉय क्या थे, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे ये। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी थे। सी.आर. दास स्वराज पार्टी के फाउंडर पर्सन थे, आपको याद है, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी, ये कांग्रेस के भी मेंबर थे। अबानी मुखर्जी, ये भी कम्युनिस्ट थे बेटा, ये भी कम्युनिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज में थे। और एमपीटी आचार्य इज ऑल्सो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी। तो ये तीनों कॉमन कम्युनिस्ट थे, और ओनली सी.आर. दास जो थे उस स्वराज पार्टी के फाउंडर पर्सन थे, और ये ऑड वन है इसमें से। तो हमें चूज करना था फाइंड द ऑड वन आउट, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, सी.आर. दास। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट। अब नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, तो बेटा जब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड 2 पावर ब्लॉक में बढ़ गया था, ठीक है। अब यहां पे यूएसएसआर और यूएसए, और हमारे यहाँ कुछ मतलब होल द वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज थी जो किसी भी ब्लॉक में ज्वाइन नहीं करना चाहती, किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। यूएसएसआर और यूएसए को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। तो इनका एक ग्रुप बना, और उस ग्रुप की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां हुई, तो इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है, इंडिया का। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो इसके मेंबर थे, और उन्होंने ही इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो डेवलपिंग कंट्री से रिगार्डिंग है, और सबसे पहला जो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। तो फोर्थ आंसर देखो, ये तो ग्रेट ब्रिटेन में तो होगा भी नहीं, मॉस्को जो बोलते हैं वो नहीं हो सकता है, और द हैग भी नहीं। तो बेलग्रेड जो था वहां पर इनका पहला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, और बेलग्रेड को हम बोलते हैं व्हाइट सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेलग्रेड इज कॉल्ड द व्हाइट सिटी। तो आंसर क्या है यहाँ पर, बेलग्रेड है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सिस पावर, एलाइज पावर एंड एक्सिस। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, 2 ग्रुप बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था एलाइज और सेंट्रल पावर। तो हम यहाँ पर एलाइज पावर और एक्सिस पावर में देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द एक्सिस पावर। एक्सिस पावर की मेंबर था जर्मनी, जापान, इटली। तो फ्रांस नहीं था ना, तो बस आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस एलाइज का पार्ट था, ठीक है, फ्रांस नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। Which of the following statement is incorrect about the doctrine of lapse? Doctrine of lapse जो जिसके तहत आपको याद है कि झांसी की रानी जो हैं उनको उनके एम्पायर से, उनके पार्ट से उनके अलग कर दिया गया था, उनको नहीं दिया गया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लगाई थी? तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? देखते हैं। फर्स्ट, इट वॉज स्टेटेड बाय द लॉर्ड डलहौजी, राइट है। द ऑपरेशन वर कैरिड आउट बिटवीन 1848 एंड 1856।
हाँ तो बिल्कुल ये सही था कि 1848 से लेकर एंड 1856 है। नागपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट एनेक्स्ड अंडर दिस रूल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नागपुर था, नागपुर को एनेक्स किया गया था, झांसी को किया गया है, संबलपुर को किया गया है, पर नागपुर क्या सही में फर्स्ट स्टेट था, वो थोड़ा डाउटफुल केस है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। झांसी एंड संबलपुर वर आल्सो द एनेक्स्ड अंडर दिस रूल, ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नागपुर को फर्स्ट स्टेट एनेक्स्ड नहीं किया गया था, 1854 में नागपुर को एनेक्स्ड किया गया था। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नागपुर से रिलेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मार्टिन लूथर ट्रांसलेट द बाइबल इनटू विच लैंग्वेज? तो मार्टिन लूथर के लिए बताते हैं कि ट्रांसलेट किया गया था बाइबल इन इंग्लिश, नो, थर्ड भी नहीं, एंड इटालियन भी नहीं, बेटा जर्मन में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो इजी हैं ये कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? अब देखते हैं हम, ये ज्योग्राफी के आगे यहां पर, यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट है। तो बेटा हमें देखना है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है या क्या नहीं, वो प्रॉपर पेयर चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज ग्रेटर बिलो द कॉन्टिनेंट देन द ओशियन फ्लोर, इट इज करेक्ट। कोर इज ए स्टोर हाउस ऑफ रॉक्स, ये है क्या? नो, रॉन्ग है ये। एंड द इंटीरियर पार्ट beneath द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, ठीक है, राइट। कोर इज द आउटर मोस्ट एंड कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट और कोल्डेस्ट लेयर है क्या अर्थ की? तो नहीं। तो यहां पर ऑप्शन ए एंड सी आर राइट। करेक्ट कौन से हैं? तो चूज ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, ए एंड सी। ओके, सो राइट आंसर है सेकेंड, यानी ए एंड सी बोथ आर राइट। नेक्स्ट, द डैश इज द मोस्ट सीस्मिकली एंड वॉल्केनिकली एक्टिव जोन इन द वर्ल्ड। तो बेटा हमने तो ये सुना हुआ है काफी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां होती है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती है। क्लास 6 से बताते हैं एसएसटी में कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन कहलाता है ये, ठीक है। द ऑल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग ऑन राउंडेड रॉक सरफेस लीड्स टू। आपके स्टेट बोर्ड, तमिलनाडु की जो स्टेट बोर्ड है उसमें ज्योग्राफी में डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछ लिया गया है। अब डेफिनेशन है तो बेटा ये एक्सफोलिएशन है, ये इसको डायरेक्टली डेफिनेशन को पूछ लिया गया है और ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है और डायरेक्टली पूछा है। जनरली सारे स्टेट बोर्ड से हैं और ये डायरेक्टली पूछा गया डेफिनेशन से। कुछ और आगे भी डेफिनेशन से रिगार्डिंग आएंगे ज्योग्राफी में। तो एक्सफोलिएशन है ये राइट वर्ड। और अगर हम सीबीएसई में चलते हैं तो क्लास 11th में है ये। इन इंडिया डैश, इन इंडिया इज एशियाज लार्जेस्ट। ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा चेंज है। इन इंडिया इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनेगी? पहले तो जब रिवर का फॉर्म होता है, रिवर जब फ्लो करती है तो उसके बीच में जब फ्लोइंग के टाइम में कुछ अलग सा पार्ट क्रिएट हो जाता है, उसको आप ऑक्सबो लेक के रूप में क्रिएट होता है। अब चिल्का लेक है, क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है। सांबर लेक को भी नहीं मान सकते कि ऑक्सबो लेक के रूप में। सांबर लेक इज द पार्ट ऑफ द सॉल्ट वाटर लेक है। पुलिकेट लेक इज ऑल्सो ब्रैकिश वाटर, लगून वाली जो पार्ट है वो है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। सो विच ऑप्शन इज राइट? लेक कवर। अब लेक कवर है कहां पर? लेक कवर जो है बिहार में है और बेगूसराय में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो राइट आंसर इज लेक कवर। वेटेस्ट लेक भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, क्रास्ट टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। क्रास्ट टोपोग्राफी किससे फॉर्म्ड होती है? रनिंग वाटर से? नो। ग्लेशियर से? नहीं। एंड विंड से? नो। क्रास्ट टोपोग्राफी फॉर्म्ड ड्यू टू द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से फॉर्म्ड होती है।
सो नेक्स्ट इज पिक द ऑड वन आउट। ये भी आपका स्टेट बोर्ड की ज्योग्राफी में से दिया हुआ है। देखो, दो एक्टिविटी होती है, इरोजन एंड डिपोजिशन, राइट। तो इरोजन एंड डिपोजिशन से रिलेटेड है, ग्लेशियर के इरोजन और डिपोजिशन से रिलेटेड है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पे 3-4 वर्ड्स है, डर्मलिन, एरिटे, एस्कर एंड मोरेन। अब डर्मलिन, एस्कर, मोरेन ये तीनों जो हैं किससे रिलेटेड हैं? तो ये तीनों जो हैं इरोजन और डिपोजिशन से अलग अलग हैं। तो एरिटे को हम यहाँ पर अलग है, ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। तो ऑड वन क्या है यहाँ पर? एरिटे है, ठीक है। नेक्स्ट, द ओनली स्फीयर विच कंटेन्स ऑल क्लाउड्स इन द एटमोस्फियर, कौन सा आएगा? तो बहुत ही सिंपल है, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं आएगा, ट्रोपोस्फीयर आएगा। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स से के रिगार्डिंग उनके रिस्पॉन्सिबल कौन से 2 फैक्टर है? थोड़े से कॉमन है। तो बेटा अर्थ का रिवॉल्वेशन ये नहीं है, तो दिस वन इज रॉन्ग। ये भी अर्थ रिवॉल्वेशन भी नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है रोटेशन होगा, और रोटेशन आपने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा है, कॉलरिज फोर्स इफेक्ट। तो वहां पे कॉलरिज फोर्स इफेक्ट, यानी अब इन दोनों ऑप्शन में सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से हो सकता है। तो कॉलरिज फोर्स तो आ रहा है अर्थ के रोटेशन का, तो ये तो ठीक है, इफेक्ट कर रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है कि प्रिवेलिंग विंड्स है? तो प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती है? जो डायरेक्शन बेस्ड विंड्स होती हैं, तो वो है। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा, अर्थ रोटेशन एंड द प्रिवेलिंग विंड्स ये इफेक्ट करती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं ओशियनिक करंट के लिए। जिस डायरेक्शन से वेस्टर्ली आ रही है, ईस्टर्ली आ रही है, तो जिस डायरेक्शन से उससे रिगार्डिंग है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है ओशियन करंट्स के लिए। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओशियन करंट्स, अर्थ रोटेशन एंड प्रिवेलिंग विंड्स। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे पूछा गया। अब यहां पर हम नीचे से देखते हैं NH45B, NH45A, तो ये तो काफी बड़े हैं। 45A जो है वो आई थिंक 179.5 किलोमीटर का कुछ होगा, और NH45B जो है 257 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है। और NH47B की बात अगर हम करते हैं तो आई थिंक वो 18 किलोमीटर से रिगार्डिंग है, और NH47 जो है वो अप्रोक्सीमेट 6 to 8 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। ये केरला, कोच्चि केरला वाला जो NH है उसकी बात की गई है। तो राइट आंसर अपने आप दिख रहा है, NH47A आएगा। ओके, एट प्रेजेंट टाइम इसको आई थिंक इसका नाम चेंज हो गया है, 966B कहा जाता है, न्यू नेम है। NH47A का न्यू नेम 966B भी है, ठीक है। चलिए, अब आपको इसको मैच करना है ज्योग्राफी का। अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक काम आ सकती है। देखो, हमें पता है कि ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो जनरली हम देखते हैं कि अकेशिया, पाम और ये सब क्या डेजर्ट के हैं, ठीक है, कैक्टस वगैरह। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि हम मानते हैं कि इसका ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए, यानी अकेशिया है यहाँ पर। अब अकेशिया किस में है? सी ऑप्शन में फर्स्ट किस में आ रहा है? तो ये तो नहीं आ रहा सी में फर्स्ट, इसमें भी नहीं आ रहा। बचे 2 ऑप्शन, वी हैव 2 ऑप्शंस। तो यहां पर सी ऑप्शन, अब देखो यहां पर सी में फर्स्ट ये आ रहा है। उसके बाद हम, चलो ठीक है, अब कंफ्यूजन है यहाँ पर, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन को देखते हैं। चलो, आई एम गेटिंग श्योर इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है वो किसका पार्ट है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है डी का सेकंड, यानी कि मालाबार आयरनवुड। अब आपको ऐसे भी ध्यान दिला दूं एक क्लू, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मोस्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट पर है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि मालाबार कोस्ट पर है, तो मालाबार आयरनवुड, यहां से याद रख लेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए हम ये याद रख सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा स्वैम्पी एरिया है, दलदल वाला एरिया है, तो वाइल्ड होंगे सारा, तो वाइल्ड जैस्मिन, ठीक है, ये
ए का थर्ड, ओके, तो ए का थर्ड, राइट, एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कपोक, तो ये अपने आप मिल रहा है यहाँ पर, तो राइट आंसर आएगा इसमें, ये नहीं आने वाला है, नहीं ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं आने वाला था, ए का थर्ड है, चलो यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका आएगा ये ऑप्शन 3, ए थर्ड, मैंग्रोव फॉरेस्ट वाइल्ड, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस इसका है कपोक, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ओके, एंड ट्रॉपिकल थ्रोन इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अकेशिया आ रहा है इसका, एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये मालाबार, तो यहां पर राइट आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, ओके, तो राइट थर्ड है यहां पर, मैच हो गया। नेक्स्ट, द बिगेस्ट अर्थन डैम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो अर्थन डैम बोलते हैं, इम्बैक्टमेंट जो बोलते हैं हम, वो कौन सा है? वागई डैम, भवानी सागर डैम, मुल्लई पेरियार डैम एंड मैटूर डैम, सारे तमिलनाडु के डैम हैं ऑलमोस्ट। अब देखिए, मुल्लई पेरियार, मैटूर एंड वगई डैम, ये सारे ग्रेविटी डैम है, ठीक है, ये भी ग्रेविटी डैम है। अब भवानी सागर डैम भवानी रिवर पर है, सॉरी, भवानी सागर डैम भवानी रिवर पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। ये कौन सा पार्ट है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिस इज द कॉन्क्रीट, जो ये किससे बना हुआ है, ये अर्दन डैम है, बाकी के जो ग्रेविटी डैम वाले हैं ये कॉन्क्रीट डैम है, ठीक है। तो यहाँ पर बिगेस्ट डैम अर्दन डैम जो है तमिलनाडु का, वो कौन सा है? भवानी सागर डैम, राइट। चलिए नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, फॉर्मूला है, आराम से आपको पता चल जाएगा, वाटर वेपर से रिगार्डिंग है, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर m3 ऑफ एयर, ठीक है। परसेंटेज ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये दो तो वैसे भी नहीं है, यहां पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट पेयर आपको फाइंड आउट करना है बेटा। अब देखो यहाँ पर जितना भी दे रखा है ना, ये सीबीएसई के 11th क्लास में आता है ज्योग्राफी वाले में। अब ये कॉन्टिनेंटल राइज, ओशियनिक डीप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशियन रिज, जब ओशियन हम पढ़ते हैं ना, तो मान लीजिए ये ओशियन से, यहाँ हमारा ये लैंड है, अब ओशियन के जो अंदर ये ओशियनिक फ्लोर होता है, तो यहाँ पर जितना भी चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, यहाँ ये कॉन्टिनेंटल राइज को बताया गया, तो ओशियनिक डीप्स, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, ओशियनिक रिजेस क्या है, तो इसमें से आपको इनकरेक्ट पेयर को बताना है। तो ये कॉन्टिनेंटल राइजेस सबमराइन फेंस करेक्ट है। ओशियनिक डीप की बात करते तो एपिसेंटर ऑफ द ग्रेट अर्थक्वेक, राइट है ये। एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप पे बहुत सारी ट्रेंचेस होती हैं, तो राइट। ओशियनिक रिज ये गलत है, ये रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है या नहीं, नहीं ये गलत है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो ये तीनों तो नहीं होंगे बेटा, ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, गारो हिल्स लोकेटेड इन, अब गारो हिल्स की बात की है, गारो, खासी, जैंतिया, सीधा सा बात है, नॉर्थ ईस्टर्न है। अब नॉर्थ ईस्टर्न में ये तो आएगा नहीं ना, मेघालय आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के काफी इजी क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा हैं ऑल ओवर। अगर ऑल ओवर हम बात करें, कंक्लूजन दे, तो एनटीएससी के तमिलनाडु का जो पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली तो हिस्ट्री के हैं, रिमेनिंग ज्योग्राफी एंड सिविक्स का क्वेश्चन है। सिविक्स में भी करंट पूछ लिया गया है।
इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है इसमें, कुछ ही ज्यादा नहीं है, कुछ एक आध क्वेश्चन से रिलेटेड होगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर बिलोंग टू द, फेडरलिज्म में पढ़ा है हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो नन ऑफ द अबाउ तो आएगा नहीं। अब क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर है तो डायरेक्ट इसका आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट आएगा इसका आंसर, ना कि यूनियन लिस्ट ना ही स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का होता है, स्टेट एंड यूनियन दोनों की एडवाइस पर होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। इन तमिलनाडु लोकल गवर्नमेंट एक्ट इज वॉज पास्ड इन द ईयर। अब थोड़ा सा इसमें आपको क्लू लगाना है कि जब द लोकल गवर्नमेंट एक्ट इंडिया में बना था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट कब बना था? 1992 में, राइट। और इसके बाद ही जस्ट बनेगा तो अप्लाई होगा तमिलनाडु में, तो इतना लेट तो होगा नहीं। 1994 में हुआ, 1992 और 1994 में स्टेट ने अप्लाई कर दिया था और स्पेशली तमिलनाडु को दे रखा है यहां पर। नेक्स्ट, विलेज इज कॉल्ड इज स्लॉटर विलेज। इनमें से ये सारे विलेजेस हैं, इरुवेलोपेट्टू, एथिनीपेट्टू, तो ये सारे सेमेनकुडी एंड एंडीपेट्टी, ठीक है। तो इन चारों विलेजेस में से कौन सा विलेज स्लॉटर विलेज कहलाता है? एक प्रोफेसर थे मद्रास के, मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा विलेज है जो स्लॉटर विलेज कहलाता है? तो इरुवेलापेट्टू, ठीक है। और प्रोफेसर का नाम था गिलबर्ट फ्लैटर, मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है। चलिए 91 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर कैन promulgate when the state legislative is not in session। तो बेटा क्या कर सकता है? अंडर आर्टिकल 213 जो है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर सकता है? तो राइट वर्ड हमको चूज करना है। डिक्लेरेशन नहीं होता है, प्रोक्लेमेशन आदेश नहीं, ऑर्डर भी नहीं होगा, राइट वर्ड इज द ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव इन सेशन में नहीं होता है, तो अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर कैन प्रोमुलेट व्हेन द ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव इज नॉट इन सेशन, ठीक है। तो ये राइट वर्ड यहां पर आएगा, ऑर्डिनेंस आएगा, नॉट ऑर्डर, नॉट प्रोक्लेमेशन या डिक्लेरेशन। द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज इन। अब देखो ब्रिक्स क्या है, पहले तो ये देखना है हमें, व्हाट इज ब्रिक्स। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का आ गया, मैंने कहा था ना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आ जाएगा थोड़ा सा। तो ब्रिक्स क्या है? 5 कंट्रीज का नेम पर बना है। ब्रिक्स 5 कंट्रीज के नेम पर बना है। अब इन 5 कंट्रीज की नेम पर बनाया गया है ब्रिक्स, 5 मेजर कंट्रीज के नेम पर। फाइव मेजर कंट्रीज है, ब्राजील, बी से ब्राजील, रशिया, ठीक है, एंड इंडिया, सी चाइना, हाँ सॉरी साउथ अफ्रीका। इन 5 मेजर कंट्रीज की इकोनॉमी से रिगार्डिंग एक ग्रुप बनाया गया था और उस ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ब्रिक्स ये है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसका हेडक्वार्टर डेफिनेटली चाइना जो इकोनॉमी में सबसे अच्छा है, तो शंघाई में है यहां पर, ठीक है। शंघाई इज द हेडक्वार्टर। द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन 1954। 1954 में सबसे 1954 में जीएसटी लगाने वाली कंट्री, तो इंडिया ने तो बहुत लेट लगाई थी, 2017 में लगाई थी आई थिंक, है ना। तो यहां पर इंडिया, फ्रांस आएगा आंसर। इंडिया ने लेट लगाई थी 2017 के आसपास, तो ये नहीं आएगा, दिस इज नॉट आंसर।
फ्रांस आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 94। नेक्स्ट, हाँ, इंडिया ने 2017 में लगाए थे। द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बेटा यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया 8th शेड्यूल, और 22 7th भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, 8th नहीं है, 7th नहीं है, 8th शेड्यूल एंड 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है। ठीक है, तो 22 लैंग्वेज एंड 8th शेड्यूल, ये राइट है। फेडरलिज्म वाले चैप्टर से था ये क्वेश्चन। द लोकल बॉडी इलेक्शन, ये करंट आ गया थोड़ा आपका, स्टेट बोर्ड का जो है ना इलेक्शंस होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट तमिलनाडु के लिए बताया गया कि तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन नहीं हुआ है। 9 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है द लोकल बॉडी इलेक्शन अक्टूबर 2021, और स्पेसिफाई भी किया है कि अक्टूबर 2021 के इलेक्शन को स्पेसिफाई किया। वॉज नॉट हेल्ड इन, क्वेश्चन ध्यान से देखना, हेल्ड इन बोला गया कि वॉज नॉट हेल्ड इन, कि किसमें नहीं हुआ है। तो बेटा एक और इसमें ये आप लोग देखिएगा कि इंग्लिश में और तमिल लैंग्वेज में डिफरेंस इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में। तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अगर हम बात करते हैं तो तेनकासी में हुआ था, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, कांचीपुरम हुआ था, तिरुपट्टूर में भी इलेक्शन हुए थे, बट किस में नहीं हुआ था? एरियलूर में नहीं हुआ था। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, बट आप इस चीज को ध्यान रखना कैसे कंसिडर किया जाएगा ये आंसर। तो बेटा इंग्लिश में 3rd ऑप्शन इज राइट, बट द तमिल लैंग्वेज, आप तमिल लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, तो 4th ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पर तमिल वाले जो उसमें ट्रांसलेशन है तो उसमें ये एरियलूर 4th ऑप्शन में आया, तो आप उसमें 4th में राइट मानेंगे इसको, 4th ऑप्शन यानी एरियलूर को ही राइट माना गया है। ठीक है, और इंग्लिश में वो 3rd ऑप्शन है, बट हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं यहाँ पर कि 4th ऑप्शन को, तो उसको 4th ऑप्शन में माना जा सकता है। तो दोनों, क्योंकि आपके जो एनटीएससी ने जो पेपर दिया है उस एनटीएससी के पेपर में ये ऑप्शंस चेंज हैं। यहाँ पर इंग्लिश में ये एरियलूर 3rd ऑप्शन में आया है, और यहाँ पर तमिल वाली लैंग्वेज में जो है वहां की स्टेट रिलीजन लैंग्वेज में है, उसमें ये 4th ऑप्शन में आया। तो कंसिडर किसको किया गया है? ये यहां पर इलेक्शन नहीं हुए थे, बाकी सब जगह हो गए थे, ये तीनों जगह 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से इन्वॉल्व है। चलिए 97, क्वेश्चन नंबर 97, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन वाज द थीसिस ऑफ। अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें हमने इंडियन रुपीज और स्टर्लिंग ब्रिटेन की करेंसी थी ना, उनका एक्सचेंज वैल्यू के बारे में पढ़ा था, सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था इंडस्ट्रियलिस्ट में। तो यहां पर वही प्रॉब्लम को बताया गया, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन वाज द थीसिस ऑफ। तो ये थीसिस किसने लिखी थी उस टाइम? ये उस टाइम पीरियड की बात है जब सीडीएम की बात चल रही थी। सीडीएम में जब इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, उसको वहां से कोरिलेट करो कि सीबीएसई में बताया गया है हमारी जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में कि सीडीएम में इन्वॉल्व हुए थे इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इन्वॉल्व हुए थे? उनका एक टारगेट था कि जो स्टर्लिंग और इंडियन रुपीज है, उनकी जो फॉरेन करेंसी, उनका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा, स्टर्लिंग में बहुत ज्यादा हाई है और इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर। तो उसी की प्रॉब्लम को लेकर, उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर उन्होंने डिमांड की थी कि इसका जो एक्सचेंज वैल्यू है या इसकी जो वैल्यू है वो कम की जाए, तो गैप कम किया जाए। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन वाज द थीसिस। ये थीसिस किसने लिखी थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी थी बेटा ये थीसिस। तो देखिए आप BR अम्बेडकर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पर। पहले न्यूज़पेपर था, अब यहाँ पर थीसिस है। ठीक है, तो ये आंसर 4 डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं यहाँ पर, राइट। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ IIP। अब देखो IIP क्या है? एक हमारा डिपार्टमेंट है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो डिपार्टमेंट इंडेक्स निकालता है। तो इंडेक्स जो निकाला जाता है ना, वो हर मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, जो जो चेंजेस आते हैं। तो उस डिपार्टमेंट का क्या काम है? तो CSO के से रिगार्डिंग है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आएगा इसका आंसर, राइट। हाँ, अब देखो ये 99 क्वेश्चन, बुंडस्टैग
बुंडस्टैग इज द पार्लियामेंट, कहाँ की पार्लियामेंट है ये हमें देखना है। अब बुंडस्टैग क्या है, एक पार्लियामेंट है जो लोअर लेवल पर, लोअर लेवल वाली पार्लियामेंट है। लोअर लेवल जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है उस तरह से। कहाँ की पार्लियामेंट है, तो ये जर्मनी की पार्लियामेंट है और फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट कहाँ की है, जर्मनी की, नॉट अफ्रीका, फ्रांस, रशिया। राइट आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच बोलते हैं हम यहाँ पर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं, यहाँ पर जीएनएच पूछ लिया गया है। द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था, चारों ही हमारी नेबरिंग कंट्रीज में से आ रही हैं। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इज राइट, भूटान है इसका, बहुत सीधा सा आंसर, भूटान में सबसे पहले, हाँ 100, भूटान में सबसे पहले किया गया था। ओके, तो आपके सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।